नमस्कार बच्चों, आप सभी का कक्षा 10वीं में हिंदी विभाग की ओर से मैं केडी मनवाड़े सर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। इस नए शैक्षिक वर्ष सन 2021-22 में हम हिंदी लोक भारती के अंतर्गत 2 इकाइयों तथा व्याकरण का अध्ययन करने वाले हैं। आज तक कैसा था? आज तक हम 80 अंकों की प्रश्न पत्रिकाएं छुड़ाते थे, 100 अंकों की छुड़ाते थे, ठीक है। इस साल भी हम 80 अंकों की ही प्रश्न पत्रिका छुड़ाने वाले हैं। इसमें हिंदी विषय के अंतर्गत पहली इकाई, दूसरी इकाई और व्याकरण का जो भाग है, मैं हर साल अपने पहली तासिका की शुरुआत व्याकरण से ही करता हूँ। इस साल भी मैं पहले इस ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों को व्याकरण ही पढ़ाने वाला हूँ। उसमें से जो 10 अंकों का व्याकरण आने वाला है, 14 अंकों का, उसमें जो प्रेरणात्मक क्रिया है व्याकरण के अंतर्गत आने वाली, इसका अध्ययन आज हम करने वाले हैं। ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं पढ़ाने के लिए शुरुआत करने जा रहा हूँ। फिर से एक बार इस नई ऑनलाइन तासिका में, पहली ऑनलाइन तासिका में सभी हिंदी के छात्रों का मैं पाठशाला की ओर से और मेरी ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और आज की पहली तासिका के लिए शुरुआत करता हूँ। तो बच्चों, व्याकरण के अंतर्गत बहुत सारी प्रेरणात्मक क्रिया, सहायक क्रिया, अव्यय, काल, विज्ञापन, वृत्तांत लेखन, निबंध लेखन, पत्र लेखन, ये सारी बातों के बारे में हम जानने वाले हैं, ठीक है। लेकिन व्याकरण के अंतर्गत जो आसान बातें हैं इसमें पढ़ने के लिए, उसमें से मैं हर साल प्रेरणात्मक क्रिया से शुरुआत करता हूँ। इस साल भी मैं प्रेरणात्मक क्रिया से ही आप लोगों को पढ़ाने के लिए शुरुआत कर रहा हूँ। इस फलक पर मैंने 3 वाक्य लिखे हैं। आप कुछ मत सोचो, सिर्फ देखो, ध्यान दो। आप लोगों को झट से समझ में आ जाएगा कि प्रेरणात्मक क्रिया क्या है। 9वीं कक्षा में भी हमने पढ़ा था। फिर से एक बार इसकी आवृत्ति हो जाएगी आपको। जिन छात्रों को समझ में नहीं आया होगा उस वक्त या उस दिन वो नहीं होंगे, आज वो देख सकते हैं, आज वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैंने फलक पर 3 वाक्य लिखे हैं, गौर से देखना है। बहुत आसान है, मैं बहुत आसान करके आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। गौर से देखो। सचिन कविता पढ़ता है, पहला वाक्य है, ठीक है। प्रेरणात्मक क्रिया किसे कहते हैं ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। सिर्फ मैं जिस प्रकार बता रहा हूँ उस प्रकार आप अध्ययन कीजिए। फलक पर मैंने 3 वाक्य लिखे हैं, मैं क्रम से उन तीनों वाक्यों को पढ़ता हूँ। देखिए, सचिन कविता पढ़ता है, पहला वाक्य है। दूसरा वाक्य है, मां सचिन को कविता पढ़ाती है, मां सचिन को कविता पढ़ाती है। और तीसरा जो है, मां शिक्षिका से सचिन को कविता पढ़वाती है। इन तीनों वाक्यों को आप एक बार पढ़िए, ध्यान लगाकर देखिए, उसे आप लोगों को समझ में आ जाए। पहले वाक्य में क्या है? सचिन कविता पढ़ता है। दूसरे में मां सचिन को कविता पढ़ाती है, ठीक है। और तीसरे वाक्य में मां शिक्षिका से सचिन को कविता पढ़वाती है। मैंने पढ़ता, पढ़ाती और पढ़वाती, इन तीनों शब्दों को लाल रंग से लिखा है। क्यों लिखा है? कोई बता सकता है? हाँ, यहाँ पढ़ता, पढ़ाती, पढ़वाती, मूल क्रिया क्या है? पढ़ना शब्द, पढ़ता शब्द, पढ़ाती शब्द, पढ़वाती शब्द, मूल जो शब्द है वो कौन सा है? मूल क्रिया कौन सी है? क्रिया कहते हैं हम उसे, हाँ, न लगाकर, हाँ, पढ़ना, बहुत सही बताया। इसकी मूल क्रिया क्या है? कहाँ लिखूंगा? यहाँ लिखूं मूल क्रिया, यहाँ लिखता हूं, ठीक है, यहाँ लिखता हूं। मूल क्रिया
पढ़ना है, उससे कौन सा शब्द तैयार हुआ है? पढ़ता, पढ़ाती, पढ़वाती। अब आप लोगों को क्या करना है, मैं प्रेरणार्थक क्रिया बता रहा हूं, किस प्रकार सवाल पूछे जाते हैं इसके बारे में भी हम अध्ययन करने वाले हैं। सचिन कविता पढ़ता है, करता कौन है? सचिन, सही बताया। वह खुद पढ़ रहा है, ठीक है, वह खुद पढ़ रहा है। सचिन कविता पढ़ता है। दूसरे वाक्य में क्या है? मां सचिन को कविता पढ़ाती है। कर्ता खुद काम कर रहा है क्या? कौन बताएगा? जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, अपना कार्य किसी दूसरे से करवाता है, तब वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। यहां कर्ता खुद काम नहीं कर रहा। देखिए मैंने व्याख्या क्या बताई? जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है अथवा अन्य से कार्य करवाता है, तब प्रेरणार्थक क्रिया होती है। पहले वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है क्या? नहीं है। कर्ता स्वयं कार्य कर रहा है, खुद कर रहा है। सचिन कविता पढ़ता है। कौन पढ़ रहा है? सचिन खुद है ना? हाँ, तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। लेकिन दूसरे में है, मां किससे? सचिन को कविता पढ़ाती है, यानी पढ़ाने की क्रिया किसी अन्य से हो गई। तीसरे वाक्य में यानी कि यह क्या हो गया? प्रथम प्रेरणार्थक हो गया, पहली प्रेरणा दी गई। दूसरे वाक्य में दूसरे से, मां शिक्षिका से किसको? सचिन को कविता पढ़वाती है, द्वितीय प्रेरणा। पहली प्रेरणा मां ने दी थी, कर्ता अन्य से कार्य करवाता है, और दूसरे वाक्य में द्वितीय प्रेरणार्थक हो गए। मां शिक्षिका से, मां ने खुद भी नहीं किया, दूसरे से करवाई, द्वितीय प्रेरणार्थक। समझ गए ना बात? तो जब कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी अन्य से, किसी दूसरे से कार्य करवाता है, बहुत आसान है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणा द्यायची, मराठी समज काय सोप्या भाषेने, आपण कार्य करता, स्वतः कार्य न करता कुणाकडून दुसऱ्याकडून कार्य करून घेतलं जातं, त्यावेळेला प्रेरणार्थक क्रिया होते। मग पहिल्यांदा स्वतः आईने काय केलेले आहे? मां सचिन को, एकच आहे, प्रथम प्रेरणा दिलेली आहे म्हणून प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया म्हणायचं। आणि दुसऱ्या वाक्यामध्ये मां शिक्षकांनी, तिने त्यांच्या दुसऱ्यांच्याकडून करून घेतलं। समजलं ना? मां ने क्या किया है? शिक्षिका से सचिन को कविता पढ़वाई है, तो यहाँ द्वितीय प्रेरणा तक हो गई। तो परीक्षा में हमें कैसे लिखना है? देखिए मूल क्रिया क्या हो गई? पढ़ना। इसकी मूल क्रिया लिखनी है यहाँ लिखते वक्त, पढ़ना। आपको परीक्षा में कैसे पूछा जाता है, ध्यान दीजिए। यहां लिखना है हमें प्रथम प्रेरणार्थक, और यहां लिखना है द्वितीय प्रेरणार्थक। देखिए मूल क्रिया क्या हो गई? पढ़ना। प्रथम प्रेरणा यहां क्या लिखेंगे? पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। आप लोगों को समझने के लिए मैंने ये उदाहरण दिया है, पढ़ता, पढ़ाती, पढ़वाती। इसकी तो यहाँ कैसे लिखना है परीक्षा में? पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। कितना आसान है। मैं आप लोगों को ऐसे बहुत सारे उदाहरण बता सकता हूँ जड़ से। आप लोगों को क्या करना है? परीक्षा में मूल क्रिया देते हैं छुड़ाने के लिए, आपको प्रथम प्रेरणा और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखना है एक अंक के लिए। कितना आसान है। अभी मैं 10 उदाहरण आप लोगों को बताता हूँ। मिलना, मिलाना, मिलवाना, लिखना, लिखाना, लिखवाना, जलना, जलाना, जलवाना, झुकना,
सुनना सुनाना सुनवाना, चलना चलाना चलवाना, डूबना डुबाना डुबवाना। बहुत सारी इतनी क्रियाएं हैं हिंदी में। आप लोगों को क्या करना है? पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। अब आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि एक अंक हम ऐसे ही पा सकते हैं, लेकिन इसमें एक आप लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। एक बात की ओर आप लोगों को ध्यान देना आवश्यक है। वो कौन सी बात है? अब मैं ये पूछता हूँ आप लोगों को, तो इसके आगे का जो नियम है वो नियम आप लोगों की समझ में आना अतिशय आवश्यक है। तो कौन सा नियम है? देखिए, वो नियम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों को सिर्फ देखना है। यहाँ मूल क्रिया लिखी थी हमने। यहाँ प्रथम प्रेरणार्थक, यहाँ प्रथम प्रेरणार्थक रूप, और यहाँ द्वितीय प्रेरणार्थक। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ द्वितीय प्रेरणार्थक रूप। ठीक है, उदाहरण के लिए आप लोगों को दो नियमों का पालन करना है। यह एक अंक ऐसे ही नहीं दिया है बोर्ड ने, इसमें दो नियम है। वो कौन से नियम है? अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। किसे कहते हैं इसकी व्याख्या भी मैंने बता दी। जब कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे से या किसी अन्य से कार्य करवाता है तो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। 10वीं के लिए एक अंक के लिए छोड़ने के लिए आ जाएगा। बहुत ही आसान है, जाते जाते हम ये अंक हासिल कर सकते हैं, इसलिए सबसे आसान है, इसलिए तो मैंने पहली तासिका में लिया है। ठीक है, देखो मूल क्रिया। अब मैं दो नियम बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ? दो नियम हमेशा याद रखना है। आप बार बार मैं ये उदाहरण छुड़ा कर लेता हूँ तो रट लेता हूँ, छात्रों से भी करवाता हूँ, वो आप लोगों के पास जल्दी समझ में आ जाएगा। लेकिन ये नियम जो है वो बहुत सारे छात्र भूलते हैं और यह एक अंक हाथ से निकल जाता है। कौन सा नियम है? देखिए, मैं यहाँ एक क्रिया ले रहा हूँ, भूलना। अब भूलना की जो मात्रा है वो दीर्घ ऊ की मात्रा है। दूसरा उकार है, दूसरा उकार दीर्घ ऊ की मात्रा है। प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखते वक्त परीक्षा में आपको यहाँ लिखते वक्त यहाँ कौन से भी लिखिए, ई की मात्रा लिखिए या ऊ की लिखिए, ह्रस्व ही लिखिए। पहिलीच वेलांटी किंवा पहिलाच उकार इथे लिहायचा प्रथम प्रेरणार्थकला पण आणि द्वितीय प्रेरणार्थकला। हा नियम आहे। पहिला उकाराचा नियम आहे आणि दुसरा वेलांटीचा नियम आहे। लक्षात आलं की हिंदीमध्ये त्याला काय म्हणतो आपण? ऊ की मात्रा आणि ई की मात्रा म्हणतो। ठीक है, तो भूलना का क्या लिखेंगे हम जल्दी जल्दी क्या करते हैं? भूलना, भुलाना, भुलवाना। तो देखो बच्चों, मैंने क्या कहा था? यहाँ रस्व लिखना है, पहला उकार लिहायचा है, पण दुसरं मी लिहिताना तर बदललेलं आहे, भुलना, भुलाना, भुलवाना, पण देताना काय केलंय? दूसरा उकार दिलाय, म्हणजे चूक, ये गलत है। इसे हमें क्या करना है? पहले लिखना है, भूलना, भुलाना, भुलवाना। जब परीक्षा में अध्यापक प्रेरणार्थक क्रिया जांचते हैं ना, तो सबसे पहले उनके दिमाग में दो नियम होते हैं, उसने ह्रस्व लिखा है या नहीं। भूलना, भुलाना, भुलवाना, ये गलत नहीं होना चाहिए। आपने क्या लिखा? यहाँ जैसा है वैसे ही लिखना है, मूल क्रिया में कोई बदल नहीं करना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, जैसा है वैसे लिखो, परीक्षा में जैसे दिया है। लेकिन छुड़ाते वक्त प्रथम प्रेरणार्थक भूलना का भुलाना हो गया, द्वितीय प्रेरणार्थक भुलवाना हो गया। ठीक है, उसी प्रकार हम और एक लेते हैं उदाहरण के लिए, जिसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि भाई
इसका एक और उदाहरण ले लो, आप छुड़ा दे, लिखो डूबना। हाँ कौन बताएगा डूबना के क्या होगा? हाँ डुबाना, डुबवाना, सही है। तो यहां मैं रस्व लिखूं या दीर्घ लिखूं? रस्व लिखना है। डूबना के दीर्घ हुआ है, यहाँ रस्व लिखनी है। रस्व म्हणजे पहिली, दीर्घ म्हणजे दुसरी। डूबना, डुबाना, डुबवाना। अलग लक्षात, इथं दुसरा उकार असू दे, इथं पहिलाच लिहायचा, इथं पण पहिलाच उकार लिहायचा। जसं सोडवायला दिले परीक्षेला तसं आहे तसं मूळ क्रियेमध्ये लिहायचं आहे। प्रथम प्रेरणार्थक मध्ये मात्र दुसरा उकारचा पहिला उकार करायचा, द्वितीय प्रेरणार्थकला पण दुसराचा पहिला उकार करायचा। दोन उदाहरणं घेतली, भुलना, भुलाना, भुलवाना, डुबना, डुबाना, डुबवाना, अशी छोटीशी चौकट करायची है। चौकट बनाकर उसमें परीक्षा में लिखना है, उत्तर पत्रिका में, कृति पत्रिका में, ठीक है। उत्तर पत्रिका जो आपके पास आती है ना उसमें ऐसे कॉलम बनाकर उसे लिखना है। अब मैंने एक और उदाहरण लेता हूं मैं। अब मैंने एक दूसरा नियम बताया था, मी दोन नियम सांगितले, आता एकच सांगितला कुठला उकाराचा। आता वेलांटीचं घेऊया, दुसरं घेतो, तुमच्या लक्षात येईल। हाँ इसका कौन करके बताएगा? प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। जीतना, तुम बताओ। जिताना, जितवाना, सही है। जीतना काय लिहायचा, नियम काय आहे? वेलांटी दुसरी आहे, इथे काय करायची? पहिली करायची। इथे पण काय करायची? पहिलीच करायची। नाहीतर नुसतं जितना, जिताना, जितवाना आणि दुसरी वेलांटी लिहिला असू, एकूण दोनच नियम सांगितले, ठीक आहे। जीतना, जिताना, जितवाना, समजलं का? काय अवघड आहे का? दरवर्षी 10वीला मी पहिल्यांदा हेच का घेतो? व्याकरणामध्ये व्याकरण अवघड असतं, कठीण असतं असं वाटतं, म्हणून सगळ्यात सोपं आहे प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। सगळ्यात सोपं, 1 मार्काला येणार आहे। 1 अंक के लिए आने वाला यह प्रश्न है व्याकरण के अंतर्गत आपको मूल क्रिया की जाती है छुड़ाने के लिए। अब आप लोगों को क्या करना है? प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप उत्तर पत्रिका में लिखना है। उसके दो नियम है, दीर्घ का ह्रस्व करना है, दीर्घ ऊ का ह्रस्व ऊ करना है, दीर्घ ई का ह्रस्व ई करना है, ठीक है। अब समझने में कोई कठिनाइयां है क्या? नहीं है ना? तो चलो मैं आप लोगों को छुड़ाने के लिए, घर पर छुड़ाने के लिए कुछ मूल क्रियाएं देता हूं। अब आपको क्या करना है? घर में उसे छुड़ाना है, लिख कर ले लो। स्वाध्याय सोडवायला काय देतो की एक 10 घेऊया, घ्या पहिले घ्या, मग आज आपण इथे थांबूया। एक पहिलं नंबर लढना, लढना, दुसरं दौडना, दौडना, तिसरं नाचना, चौथं जीना, जला दुसरी वेलांटी दीर्घ, जीना, पुढचं बोलना, बोलना, ओके ठीक आहे। त्याच्या पुढचं भूनना, भूनना, भला दूसरा उकार, भ को दीर्घ ऊ, भूनना। देखिए आसान आसान दे रहा हूं, फिर से गलतियां होनी नहीं चाहिए। अगर कुछ कठिनाइयां हैं तो अभी बता दीजिए। अगला ले देखना, देखना, हाँ, और अंत का लिखो फंसना, फंसना। और एक चाहिए, लिख लो सीखना, सला दूसरी वेलांटी, सीखना। कल की तासिका में आप आते वक्त आप लोगों को यह जो मैंने छुड़ाने के लिए दिए हैं मूल क्रिया, ये छुड़ाकर लाना है। इसकी आगे की जो तासिका होगी तब हम प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में फिर से एक बार इसके ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद आपने जो छुड़ाए हैं वो जांच लूंगा और सहायक क्रियाओं का अध्ययन हम अगली तासिका में